हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये क्लास आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट है। इसमें हम लोग ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग कई क्लासेस से रिलेटेड बना चुके हैं, वो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, बेसिकली ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज थी क्या कि 1757 से लेके 1857 तक ब्रिटिश ने क्या किया था, छोटे स्टेट हो या जो बड़े स्टेट हो, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से या तो वॉर के जरिए या तो किसी ना किसी अलग एक तरह से सपोर्ट के जरिए, जो कि इनडायरेक्ट सपोर्ट के बाद ये लोग उसको कैप्चर कर लेते थे, या फिर कोई ना कोई ऐसा दिमाग लगाते थे कि जिससे ये लोग उस स्टेट पे अपना होल्ड बना सके। ये सब इन्होंने किया था 1857 के पहले। जिन स्टेट में, या ये कह सकते जो स्टेट उस समय मजबूत थी थोड़ी बहुत, जो इनका मुकाबला कर सकती थी और जहां तक ये उम्मीद थी कि ये लोग हारेंगे उसमें, तो ये उसको वॉर के जरिए ना लड़के ये लोग इनडायरेक्ट लड़ते थे उनका सपोर्ट करके। ठीक। इसके ज़रिए वो ये अलग-अलग डिमांड रखते थे कि क्या हम आपकी स्टेट में आ सकते हैं, या क्या हम आपकी सेना अपने यहाँ रुकवा सकते हैं, तो इस तरह के। तो इसी के ज़रिए इन्होंने भारत की जितनी भी छोटे-मोटे स्टेट थे या छोटे-मोटे जो प्रिंसली स्टेट थे, उन पे कैप्चर करना चालू किया था। इसी को कैप्चर करने के लिए 3 तरीके की अलग-अलग इन लोगों ने पॉलिसीज़ बनाई थी, और ये 3 अलग-अलग विceroy द्वारा बनाई गई थी। हालाँकि विceroy थे उस समय, पहले गवर्नर जनरल थे, तो अलग-अलग बनाई गई थी, तो इसी को समझते हैं। देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ इंपीरियल एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी वाज कैरिड ऑन बाय द कंपनी ड्यूरिंग 1757 टू 1857। तो देखिए, अब ब्रिटिश ने जो कैप्चर करने की इनकी पॉलिसी थी, ये 1757 से बेसिकली स्टार्ट होके 1857 तक लड़ी थी, क्योंकि 1857 के बाद इन्होंने वॉर और इन सबसे ऊपर उठ के एक तरह से अब ये लोग किंगडम बन चुके थे, क्योंकि अब ये लोग एक तरह से पूरी सेंट्रल पावर भारत की बन चुके थे, और ये सारे ही किंगडम से सबसे ज़्यादा मजबूत ताकत थी। तो अब इनको युद्ध लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये लोग इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं खुद दिमाग लगा के स्टेट कैप्चर कर ही लेते थे। तो 1757 से लेकर 1857 तक इनकी क्या पॉलिसी थी उसको समझते हैं। सबसे पहली पॉलिसी थी इनकी एनेक्सेशन बाय कॉन्क्वेस्ट और वॉर। तो जाहिर सी बात है, या तो वो वॉर उस पर कर लेते थे या उसको किसी ना इनडायरेक्ट तरीके से हड़प लेते थे। दूसरा इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म। एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मतलब कि कहीं ना कहीं उस पर सपोर्ट करके, उसको ये दिखा के एक तरह से भाईचारा वाला माहौल बना के उसको इनडायरेक्टली फिर ये लोग कंट्रोल करते थे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। अब देखिए, हम लोग डिस्कस क्या कर चुके हैं कि जैसे बंगाल हम लोग पढ़ चुके, मैसूर पढ़ चुके, मराठा और सिख। ठीक। तो ये आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, पूरी बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी पूरी वीडियो हम लोगों ने बना के रखी है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी इसमें जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डाली है। तो ये 4 वीडियोज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इस 4 वीडियोज़ के बाद बेसिकली ये जो 4 इन्होंने लड़ी, कहीं न कहीं एक तरह से वॉर उससे लड़ी थी। लेकिन अब इन्होंने वॉर को रोक के क्या करने लगे, ये लोग डिप्लोमेसी के थ्रू अब कैप्चर करने लगे थे स्टेट। बट इन द केस ऑफ मैनी अदर पावर, अब देखिए अदर पावर के लिए इन्होंने डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को अपनाया था। कौन-कौन सी पॉलिसी? सबसे पहले थी वॉरेन हेस्टिंग की रिंग फेंस, वेल्सिली की थी सब्सिडियरी अलायंस, और डलहौजी की थी हमारी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो रिंग फेंस क्या थी, सब्सिडियरी अलायंस क्या थी, और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी, इसको समझते हैं। और यही तीन ही पॉलिसियाँ थी जिसने कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो पावर थी उसको मेजरली कंसोलिडेट किया था भारत में। और ये पूरी जो भी पॉलिसीज चली थी, ये आपकी 1757 से लेकर 1857 के बाद से चालू हुई थी। ठीक। तो पॉलिसी ऑफ, देखिए पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि पॉलिसी लाने वाले कौन थे। ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग भाई साहब। ठीक। WH वॉरेन हेस्टिंग इस पॉलिसी को पूरा लेकर आए थे। देखिए, वॉरेन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि उस समय भारत का मैप क्या थी, ऐसी कौन कौन सी स्टेट थी जिसको ब्रिटिशर्स को अभी भी कैप्चर करना था। तो ये समझिए, वॉरेन हेस्टिंग इसको लेके आए थे। अब देखिए, उस समय जो जो मेजर पावर थी ब्रिटिश इंडिया को जो कॉम्पीट कर सकती थी, वो थी मराठा, निज़ाम और मैसूर। अब इन लोगों से डायरेक्ट तो लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मैप के थ्रू समझिए कि मराठास की पावर उस समय बहुत ज़्यादा थी, और ब्रिटिशर्स जो थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो इनसे डायरेक्ट लड़ पाए। तो इन्होंने क्या प्लान बनाया, इन्होंने बताया कि इनडायरेक्ट तो डायरेक्ट तो हम इनसे लड़ नहीं सकते, तो हम लोग इनडायरेक्ट अपने आप को बचाएं। अब इनडायरेक्ट ये अपने आप को कैसे बचाएंगे? इनडायरेक्ट ये अपने आप को ऐसे बचाएंगे कि ये किसी भी स्टेट को घोषित कर देंगे बफर स्टेट। बफर स्टेट का मतलब होता है कि ये लोग किसी दूसरी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब कि डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट
फॉर इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ हिज ओन स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि सपोज ये अवध ले लीजिए, ठीक। अब अवध को ब्रिटिशर्स एक बफर स्टेट बनाएंगे। बफर स्टेट बनाने का मतलब है कि यदि मराठास ने अवध पे हमला किया तो ब्रिटिशर्स अवध में अपने सैनिक बिठा रखेंगे, जो जिसका खर्चा बार पूरा अवध उठाएगा। उनकी ट्रेनिंग की जो होगी वो केवल ब्रिटिश करेगा, लेकिन उसमें जो भी खर्चा, जो भी उनका एक्सपेंडिचर होगा वो पूरा अवध उठाएगा। और मान लीजिए अगर मराठा अवध पर हमला करता है तो जो ब्रिटिशर्स के सैनिक हैं वो अवध की सेना का सपोर्ट करेंगे और इनको हराएंगे। हरा मतलब एक मतलब इनको युद्ध में इनकी मदद करेंगे, और जो भी हार जीत होगी वो तो बात की बात थी, तो इनका मदद करेंगे। अब होता था क्या था कि यदि मराठा ने इन पे हमला किया और ये स्टेट हार गई तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के और नज़दीक पहुंच जाएंगे, इनको हमला करने में और आसानी होगी। तो इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने अपनी स्टेट बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए सोचा कि ये क्यों ना इनको बफर स्टेट घोषित कर दिया जाए और अपने जो बाउंड्रीज है उसको सपोर्ट करे इनकी मदद करके। तो ये पॉलिसी अपनाई थी वॉरेन हेस्टिंग ने। अब इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग टुक चार्ज एज गवर्नर जनरल व्हेन द ब्रिटिश वर टू एनकाउंटर द पावरफुल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बने तब भारत में तीन पावर थी, मैंने आपको बताया, मराठास, मैसूर और हैदराबाद। तो इन तीनों ही से ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री को डिफेंड करना था। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। अब इन्होंने इस वजह से अपनी पॉलिसी अपनाई जिसका नाम दिया रिंग फेंस, जिसका मतलब था कि किसी भी स्टेट को बफर जोन बना लेंगे ताकि अपनी कंपनी का जो फ्रंटियर है उसको ये लोग बचा पाए, ठीक। पॉलिसी ऑफ डिफेंस फॉर देयर नेबर फ्रंटियर्स फॉर सेफ गार्डिंग देयर। अब इनका कहना ये था कि इस पॉलिसी से हम दूसरों की स्टेट बचाएंगे, लेकिन इनका मेन मोटिव था अपनी स्टेट को बचाना। दिस पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज वॉर अगेंस्ट द मराठास और मैसूर। अब जब ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मराठास और मैसूर से युद्ध हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसी पॉलिसी को अपनाया था, और यही पॉलिसी इनकी वॉर में दिखती भी थी। द चीफ डेंजर टू द कंपनीज टेरिटरीज वॉज फ्रॉम द अफगान इन्वेडर्स एंड द मराठास। अब इनकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो किससे थी? वो थी अफगान इन्वेडर से, कि कहीं अफगान इन पे हमला ना कर दे, और मराठास से भी, ठीक। तो to safeguard against these dangers, the company undertook to organize the defense of the frontiers of Awadh on the condition that the Nawab would defray the expenses of defending army। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना अवधि जो है एक फ्रंटियर बाउंड्री है जो कि कमजोर है, और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स के यदि कोई भी हमला करेगा तो उसको पहले अवध को हराना पड़ेगा। तो इस वजह से इनको अवध उस समय की स्टेट दिखी, और कहा कि अब हम लोग अवध के पास अपने सैनिक भेजेंगे ताकि हम लोग अपनी जो एक बाउंड्री लाइन है उसको बचा सकें। The state brought under the ring fence system were assured of military assistance against external aggression but at their own expense। तो अब ये ब्रिटिशर जो है इनको अपनी सैनिक देंगे, लेकिन उस सैन्य का जितना भी खर्चा होगा वो स्टेट को खुद देना पड़ेगा, और इसकी एवज में यदि उन पर कोई बाहरी हमला होता है तो ब्रिटिशर्स के जो सैनिक है वो उनकी मदद करेंगे। In other words, these allies were required to maintain subsidiary forces which were to be organized, equipped, commanded by the officers of the company who in turn were to be paid by the ruler of these state। मैंने आपको पहले बता दिया कि रूलर ऑफ स्टेट पैसा देंगे, और जो पूरी फोर्स होगी उसको कमांड कौन करेंगे? उनको ब्रिटिश आर्मी कमांड करेगी, जो ट्रेनिंग होगी वो सब ब्रिटिश आर्मी के थ्रू होगी। तो ये तो पूरा रिंग फेंस के बारे में, कि एक तरह से बफर स्टेट बना के ये लोग अपनी कंट्री, मतलब जो अपनी कंट्री का फ्रंटियर था उसको बचाना चाहते थे। अब दूसरी पॉलिसी आती है हमारी सब्सिडी अलायंस, ये की काफी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, और कहीं ना कहीं इसी अलायंस की वजह से जो मेजर स्टेट थे भारत के, उसको इन लोगों ने कैप्चर किया था ब्रिटिशर्स ने, ठीक। तो जो सब्सिडी अलायंस थी उसका मैप इस समय देख लीजिए, ये लगभग ये सारी जो स्टेट थी कहीं ना कहीं सब्सिडी अलायंस के थ्रू भारत में मिला ली गई थी। अब सब्सिडी अलायंस था क्या, उसको समझते हैं। द सब्सिडी अलायंस सिस्टम वॉज यूज बाय लॉर्ड वेल्सली। लॉर्ड वेल्सली ने उसको बनाया था। हु वॉज गवर्नर जनरल? ये गवर्नर जनरल थे भारत के 1798 से लेकर 1805 तक। अंडर द सिस्टम द अलाइंग इंडियन स्टेट रूलर वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनरिंग ऑफ a ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरीज एंड टू पे अ सब्सिडरी फॉर हिज मेंटेनेंस। अब देखिए, हम लोग ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो रिंग फेंस था, ठीक, सब्सिडी अलायंस उसका इनडायरेक्ट एक्सटेंशन हुआ था। अब एक्सटेंशन क्या था कि जैसे उसमें ब्रिटिश आर्मी जो थी उसको जो ट्रेन करने का जो पैसा लगता था वो जो स्टेट बफर स्टेट वो देती थी, लेकिन सब्सिडी अलायंस में क्या हुआ, इसमें परमानेंट स्टेशनरी हो गई थी ब्रिटिश फोर्स की, कि मतलब उस राज्य में जो ब्रिटिश फोर्स है वो परमानेंट रुकेगी, और इनडायरेक्ट यदि कोई भी हमला होता है तो ब्रिटिश की जो फोर्स है वो उसको मदद करेगी, और इसकी एवज में
जो स्टेट है वो उसको पैसा देगी, किसको? ब्रिटिशर्स को। द इंडियन रूलर हैड टू एग्री टू द पोस्टिंग ऑफ अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन हिज कोर्ट। अब इसमें एक और कंडीशन रख दी गई थी। वो कंडीशन ये थी कि जो ब्रिटिश रेसिडेंट है वो इंडियन रूलर के कोर्ट में परमानेंट रहेगा, और वो क्या पॉलिसी ले रहा है या क्या पॉलिसी लाने वाला है या क्या उसकी एक्टिविटीज है, उन सब पे नजर इनडायरेक्ट रखेगा। कौन? ब्रिटिशर्स। Under the system, the Indian ruler could not employ any European in his service without a prior। अब देखिए इसमें ये हो गया था कि एक तरह से इन्होंने जो जो भी होम स्टेट थी इंडिया की उस पर एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल किया था। इनडायरेक्ट कंट्रोल किया क्यों किया था? कि एक परमानेंट रेसिडेंट रखवा दिया था जो इनकी पॉलिसी और जो आगे की रणनीति है वो उस पर नजर रखेगा। और दूसरा ये था कि अब ये किसी भी यूरोपियन पावर से मदद नहीं ले सकते और ना ही उनके साथ कोई ट्रेड कर सकते हैं विदाउट ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना। In return for all this, the British would defend the ruler from his enemies and adopt a policy of non-interference। अब इनडायरेक्ट इन्होंने क्या कहा कि हम आपकी इसमें मदद करेंगे कि यदि आप पे कोई हमला होता है तो हम उसको बचाएंगे, और प्लस जैसा आप अपनी स्टेट को चलाना चाहते हैं वैसा आप चला सकते हैं, हम उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। हालांकि ये जो पॉइंट था ये केवल दिखाने के लिए था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये अपने परमानेंट रेसिडेंट यहाँ पे क्यों बिठालते। हालांकि उस समय इंडियन रूलर को ये चीज़ नहीं समझ आई थी। Subsidiary alliances brought immense gains from the East India for the East India Company by extending the area। जब मैंने आपको पहले बता दिया था शुरुआत में कि सब्सिडी अलायंस पॉलिसी थी जिसने लगभग जितनी मेजर स्टेट्स थी उनको भारत में जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें मिलाया था। During the 7-year rule of Wellesley alone, over 100 small and big states signed the subsidiary treaty। अब सब्सिडी ट्रीटी की आप इंपॉर्टेंस ऐसे समझ जाए कि लगभग 100 जो स्मॉल और बिग स्टेट थी वो भारत में इंटीग्रेट हो गई थी। किस वजह से? सब्सिडरी ट्रीटी की वजह से। ठीक, तो ये था पूरा सब्सिडी अलायंस। इसमें कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन होम स्टेट थी उनको लालच दिया जाता था कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं ये लोग डरते भी थे फॉरेन एग्रेशन से या जो भी इनके जो कॉम्पिटिटर थे भारत में ही उनसे। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो एक आर्मी थी वो उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो उसका सपोर्ट लेने के लिए ये लोग ये ट्वीटी को अपना लेते थे, और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाते थे किसके अंडर में? ब्रिटिश इंडिया के अंडर में। अब स्टेजेस क्या थी सब्सिडी अलायंस की उसको समझिएगा। सबसे पहली स्टेज में क्या होता था? द कंपनी ऑफर टू हेल्प फ्रेंडली इंडियन स्टेट विद इन इट्स ट्रूप टू फाइट एनी वॉर। अब देखिए इसमें सबसे पहली स्टेज में ये होता था कि यदि कोई एक पॉलिसी अपनाई जाती थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी सैन्य टुकड़ी इंडियन रूलर को देंगे कि यदि आप पे कोई हमला करता है तो वो आपको हमले से बचाएगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता था? इसमें ये हो जाता था कि मेकिंग अ कॉमन कॉज विद द इंडियन स्टेट नाउ मेड फ्रेंडली एंड टेकिंग द फील्ड विद इन इट्स ओन सोल्जर एंड दूज ऑफ द स्टेट। इसमें ये केवल सैन्य दे देता था जो कि ट्रेन सोल्जर होते थे, तो अब उसके जो भी खर्चा होगा वो इनको देना पड़ता था। सेकेंड स्टेज में क्या होता था? अब ये अपनी सैन्य टुकड़ी परमानेंट यहाँ पे बिठाने लगते थे, और कहीं ना कहीं जो अपोजिट सोल्जर है उनको और जो अपने सोल्जर हैं उनको एक साथ ट्रेनिंग देते थे। एक साथ ट्रेनिंग देने का मतलब ये था कि अब परमानेंट जो इनके सोल्जर है वो इस इंडियन होम रूलर की स्टेट पे रहेंगे। थर्ड स्टेज में क्या होता था? व्हेन द इंडियन एली वाज आस्क्ड नॉट फॉर मैन बट फॉर मनी। अब थर्ड स्टेज में क्या होने लगा? अब इन लोगों ने कहा कि अब आप हमें केवल पैसे दीजिए, ना ही हम आपकी सेना को ट्रेन करेंगे ना ही हम अपनी सेना को ट्रेन करेंगे, हम आपको पूरी जो आर्मी है उसको ट्रेन करके ही आपको देंगे, उसके एवज में हम आपसे केवल पैसा लेंगे। अब द कंपनी प्रॉमिस दैट इट वुड रिक्रूट ट्रेन एंड मेंटेन अ फिक्स नंबर ऑफ सोल्जर अंडर ब्रिटिश ऑफिसर। अब इसमें जो भी सोल्जर थे वो ब्रिटिशर्स खुद ट्रेन करेंगे, वो इनकी इंडियन होम स्टेट पे जाके ट्रेन नहीं करेंगे, ये खुद ही अपने ट्रेन करके इनके पास भेजेंगे। The contingent would be available to the ruler for his personal and family protection as also for keeping out aggression। अब जो भी इनका खर्च जो सैन की जो इनकी से मदद चाहिए होती थी सेना को, चाहे वो राज को मेंटेन करने के लिए या जो उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, वो सब अब कौन करेगा? वो सब अब करेगा ब्रिटिशर्स, और उसकी एवज में ये लोग इनसे पैसे चार्ज करेंगे। अब फोर्थ स्टेज में जो प्रोटेक्शन फी होती थी वो लोग इसको इतनी हाई रख देते कि ये लोग दे नहीं पाते थे, और जब दे नहीं पाते थे तो ये कहीं ना कहीं कहते थे कि अब आप कुछ पार्ट अपने जो स्टेट है उसको हमको दीजिए, और फिर धीरे धीरे सपोज ये स्टेट है, अब उसका ये पार्ट लेके फिर धीरे धीरे पूरा जो है इसको कंट्रोल करने लगते थे। तो समझिएगा पहले स्टेज में क्या होता था? आर्मी कहते थे कि हम आपके जो सोल्जर उसको ट्रेन करेंगे, उसकी एवज में हम आपसे पैसे लेंगे। दूसरे स्टेज में ये अपने सोल्जर भी भेजते थे और प्लस उनके सोल्जर भी, और दोनों को उन्हीं की होम स्टेट पे ट्रेन करते थे। तीसरी स्टेज में ये लोग क्या करते थे? तीसरी स्टेज में ये लोग करते थे कि अब ये लोग खुद ट्रेन करेंगे,
खुद रिक्रूट करेंगे और उससे जो इनकी सेना है उसको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन केवल ब्रिटिशर्स इनसे पैसे लेते थे। फोर्थ स्टेज में वो लोग पैसे को धीरे धीरे इतना हाई कर जाते थे कि जब ये लोग पैसे नहीं दे पाते थे तो ये लोग इनकी स्टेट जो है ले लेते थे उनसे। तो ये था पूरी सब्सिडी अलायंस की ट्रीटी जो स्टेजेस उनके बारे में, 4 तरीके के स्टेज, उसको एक बार देख लीजिएगा। अब कौन सी स्टेट थी जिन्होंने सब्सिडी अलायंस एक्सेप्ट कर ली थी? सबसे पहले निजाम और हैदराबाद। ये डेट याद रखिएगा क्योंकि एसएससी और यूपी पीसीएस में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक, तो निजाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले ऑफ राजा बेरर, सिंधिया, राजपूत स्टेट जिसमें से जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर 1818, इन सब ने ही जो है सब्सिडी अलायंस को साइन किया था। और यदि आप नाम देखें तो नाम ही से आप जान सकते हैं कि इस ट्रीटी की इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, कि ये जो दो मेन राजा थे उन्होंने इस पूरी ट्रीटी को साइन कर लिया था। ठीक, होलकर जो थे वो सबसे लास्ट मराठा थे जिन्होंने इस सब्सिडी अलायंस को साइन किया था, किसमें? 1818 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूरे नाम याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे घुमा के इस बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, अब जो हमारी आखिरी पॉलिसी आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको जन्म देने वाली यही थी मेन, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और ये जाहिर सी बात है रानी लक्ष्मीबाई है, इनका युद्ध किस वजह से हुआ था, इसका जो मेन वजह थी वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो लाने वाले कौन थे? ये लाने वाले थे हमारे डलहौजी। ठीक, लॉर्ड डल हाउजी लेके आए थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। जो मेन मैप था उस समय जिसमें डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को एनेक्स किया गया था, उसको समझिए अवध, जयपुर, झांसी, उदयपुर, नागपुर, सतारा और बागत। और जिसमें से 1857 का जो मेन मतलब मेजर जो एक कह सकते हैं कि युद्ध लड़ा गया था, वो लड़ा गया था झांसी में। किस वजह से? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से। और जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेट थी जैसे कि उदयपुर, वो भी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की में चली गई थी। बागत, अवध, ये सब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में गई थी। तो इसको डिटेल में समझते हैं। The doctrine stated that the adopted son could be the heir to his foster father private property but not the state। तो अब कहने का मतलब ये है कि सपोज एक किंगडम है, जैसे कि झांसी ले लीजिए। ठीक, ठीक, अब झांसी में कोई राजा है, उस राजा की मतलब एक किंगडम है, उस किंगडम में अलग अलग उसकी मतलब प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कि जमीन हो गई, खेत हो गए, बगीचे हो गए, ये सब। ठीक, और प्लस जो भी उसका खजाना है वो सब। तो ये सब राजा कंट्रोल करता था। अब हुआ क्या, जैसे राजा खत्म हो गया और इनका कोई भी लीगर हायर नहीं है, मतलब कि इनका कोई भी लेजिटिमेट जो सन है वो नहीं है, तो क्या होगा, जो भी इनकी स्टेट है ये पूरी ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे इनका खजाना हो गया, या ये कह सकते हैं कि जो इनकी पर्सनल जमीन है, जो बगीचे, वो सब इसी इन्हीं जो हायर है, जो अडॉप्टेड सन है इनका, उसके पास रहेगी। लेकिन जो ये पूरी स्टेट है ये ब्रिटिश कैप्चर कर लेगी। तो ये तो पूरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मोटे तौर पर। द डॉक्ट्राइन वाज स्टेटेड टू बी बेस्ड ऑन हिंदू लॉ। अब ये पॉलिसी डॉक्ट्राइन लाने के बाद डल हाउजी ने, जब बहुत लोगों ने विद्रोह किया, तो डल हाउजी ने ये बात रखी कि ये खुद हिंदू लॉ में लिखा हुआ है। हिंदू लॉ में ये चीज़ लिखी गई है कि यदि कोई भी लीगर हायर नहीं है तो जो भी स्टेट है वो किसके अंदर चली जाएगी? वो चली जाएगी सुप्रीम पावर के अंदर। अब ये बात तो इन्होंने रख दी, हिंदू लॉ भी इन्होंने समझा दिया, लेकिन ऐसा क्या इंसिडेंट कोई हुआ था? ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जो कि रंजीत सिंह ने किया था। रंजीत सिंह ने किया था, इन्होंने कुछ स्टेट जो है, जो कि इनकी फिड्यूटरी प्रिंसिपलिटीज थी, उसको कैप्चर कर लिया था। ये कहकर कि ये अब लैप्स हो गए। लैप्स मतलब इस स्टेट का कोई भी जो लीगर हायर है वो नहीं है, तो जो इसकी मेजर प्रिंसिपलिटी है उसके पास चली जाएगी। तो इन्होंने डलहौजी ने क्या किया, पहले तो हिंदू लॉ रखा, उसके बाद ये रखे कि महाराजा रंजीत सिंह ने भी इसी वजह से कुछ स्टेट जो है उसको एनेक्स किया था। Likewise, the company in 1820 acquired a few petty sutlej state on the absence of hire। इन्होंने ये बात भी रखी कि कंपनी ने भी 1820 के दौरान कुछ स्टेट है उसके लीगर हायर भी थे नहीं, तो उसकी वजह से उस स्टेट को भी कैप्चर किया था। तो दो पॉइंट इन्होंने रखे थे अपनी बात मनवाने के लिए। हालांकि एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी हिंदू लॉ ये नहीं बताता है कि यदि उसका कोई लीगर हायर नहीं तो उसके पास चला जाएगा। हिंदू लॉ ये भी कहता है कि यदि कोई लीगर हायर नहीं है तो अल्टीमेटली जो वुमेन है वही इसकी जो उत्तराधिकारी होगी वो होगी, या जो कोई बेटी है तो वही उत्तराधिकारी हुई। हालांकि ब्रिटिशर ने इन सब बातों को नहीं माना और केवल हिंदू लॉ के एवज में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड कर दी थी।
तो दिस पॉलिसी इज एट्रीब्यूटेड टू लॉर्ड डलहौजी। देखिए, अब लॉर्ड डलहौजी को ये तो कहा जा सकता है ये वो पॉलिसी लाए, लेकिन इस पॉलिसी को वो सक्सेस इसीलिए कर पाए क्योंकि उनकी किस्मत थी कि इस दौरान डॉक्ट्राइन ऑफ जो लैप्स के केसेस थे बहुत ज़्यादा हुए थे। जैसे कि उदयपुर हो गया, ठीक, हमारा झांसी हो गया। तो ये सब मेजर किंगडम थे जिनके कोई लीगल हायर थे ही नहीं। इस वजह से उन्होंने उनको ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था। Dalhousie showed too much zeal in enforcing this policy, which had been theoretically enunciated on some previous occasion. तो अब इन डलहौजी ने क्या किया, उन्होंने इस पॉलिसी को अपनाने के लिए पूरी ताकत और पूरा एक जोश लगा दिया था कि ताकि ये, और इन्होंने कई सारे फैक्ट्स भी पुराने जो थे वो रखे थे कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है या ये हिंदू लॉ पे बेस्ड है, या कुछ हिंदू रूलर ने भी ऐसा किया था। हालांकि जितने भी इनके पूर्वज थे, मतलब इनके क्या जो एक ब्रिटिशर्स पॉलिसी के जो प्रीवियस गवर्नर जनरल थे, उनका ये मानना था कि हम कोई भी स्टेट को जल्दी एनेक्स नहीं करेंगे जब तक कि हम कहीं ना कोई उसको इनडायरेक्ट होल्ड कर सकते हैं। लेकिन डलहौजी ने इस पूरी ही बात को कैंसिल करते हुए ये कहा था कि अब हम पूरी ही स्टेट को कैप्चर करेंगे और जो है डायरेक्ट कंट्रोल करेंगे उसको कंपनी के अंडर में, ठीक। तो ये थी पूरी डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसमें यह था कि यदि कोई लीगल हायर नहीं है तो लेजिटिमेटली डलहौजी उसको कैप्चर कर लिए थे, ये कहकर कि हिंदू लॉ पे बेस्ड है और पहले भी कुछ रूलरों ने ऐसा किया है। सक्सेस इनको इसीलिए मिली थी क्योंकि इत्तेफाक से उस समय की जो भी स्टेट थी उनके कोई लीगल हायर नहीं थे, जिस वजह से बड़ी बड़ी स्टेट जो है इनडायरेक्ट कंपनीज के अंडर चली गई थी। अब कौन सी स्टेट थी जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली, या ये कह सकते जो एनेक्स्ट की गई थी? सतारा सबसे पहले 1848 में, झांसी या नागपुर 1854 में। अदर जो छोटी मोटी स्टेट थी जैसे कि जैतपुर हो गया, संबलपुर हो गया, बागत हो गया, इनको भी एनेक्स कर लिया गया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत। लॉर्ड डलहौजी ने एक और स्टेट इंपॉर्टेंट कैप्चर की थी जिसका नाम था अवध। ये नवाब वाजिद अली शाह के दौरान हुई थी। 1856 में इन्होंने कैप्चर की थी, किस वजह से? ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट। हालांकि ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया आपको समझाने के लिए, इसकी एक अच्छे से अभी डिटेल वीडियो बनाएंगे क्योंकि अवध जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते किसी भी एग्जाम के लिए। तो अवध के बारे में भी हमको एक अलग वीडियो लाएंगे, उसमें आपको अच्छे से बताएंगे। ये पूरी एक तरह से एनेक्सेशन पॉलिसीज के बारे में थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग अभी मैंने शुरुआत में इसीलिए कहा था। एक थी आपकी सब्सिडी लाइन्स, जिसने कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश इंडिया को बहुत सारे राज अपने अंडर में दिलवा दिए थे। और दूसरा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था जिसने मेजर जैसे झांसी हो गया, नागपुर हो गया, ये कैप्चर करने में मदद की थी। 1857 में जो रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध लड़ा था, वो कहीं ना कहीं इसी डॉक्ट्राइन की वजह से लड़ा गया था, क्योंकि जो झांसी का पूरा किंगडम था उसको जो ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक। तो ये पूरा थी पॉलिसीज के बारे में जो ब्रिटिशर्स लाए थे एनेक्सेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये जरूर कीजिएगा ताकि हम लोग और वीडियो आपके लिए लाते रहें। अब इसकी जो भी क्वेश्चंस आए इससे रिलेटेड उसकी कंपाइल पीडीएफ हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।